Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट 11 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट होता है टॉपिक एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट होता है। टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर, पार्ट 11 के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर था पार्ट नंबर 10, उसमें हमने ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बेस पर न्यूमेरिकल किए थे। एक न्यूमेरिकल आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, एक 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज ए टर्न्स रेशो ऑफ 6। एक 50 हर्ट्ज का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न्स रेशियो कितना है, 6 है। द रेजिस्टेंसेज आर 0.9 ओम एंड 0.03 ओम एंड द रिएक्टेंसेज आर 5 ओम एंड 0.13 ओम फॉर हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू है वो दे रखी है। फाइंड, याद करना है हमें, द वोल्टेज टू बी अप्लाइड साइड टू ऑब्टेन फुल लोड करंट 200 एम्पियर इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑन शॉर्ट सर्किट। यानी कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है फुल लोड करंट 200 एम्पियर प्राप्त करने के लिए इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग्स ऑन शॉर्ट सर्किट, और लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने पर जो हमें वोल्टेज मिला है, फुल लोड करंट 200 एम्पियर प्राप्त करने के लिए वो वोल्टेज हमें ज्ञात करना है। द पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट, और जब हमने शॉर्ट सर्किट किया है तो उस टाइम पे पावर फैक्टर कितना है। टर्न्स, तो हमको जो डाटा दे रखा है सबसे पहले उसको देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। टर्न्स रेशियो दे रखा है कितना, 6। टर्न्स रेशियो कितना दे रखा है, 6। टर्न्स रेशियो होता क्या है, T1/T2 क्या कहलाता है टर्न्स रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। तो टर्न्स रेशियो T1/T2 इक्वल टू कितना है, 6 है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 50 हर्ट्ज है। आगे जो हमें जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दे रखा है। तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.9 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.03 ओम। यानी कि जो हाई वोल्टेज जो R1 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0.9 ओम, 9 ओम दे रखी है। और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग का साइड का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.03 ओम। ये वाला हाई वोल्टेज साइड का है और ये वाला क्या है, लो वोल्टेज साइड का है, रेजिस्टेंस है। आगे जो रिएक्टेंस है इसी तरीके से, तो X1 हाई वोल्टेज साइड का जो रिएक्टेंस है वो कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, और लो वोल्टेज साइड का रिएक्टेंस कितना दे रखा है, 0.13 ओम। ये हाई वोल्टेज साइड का रिएक्टेंस है और ये लो वोल्टेज साइड का रिएक्टेंस है। तो ये जो तो R1 और R2 यानी हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस और लो वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस पता लग गया। हाई वोल्टेज साइड जो रेजिस्टेंस है वो है 0.9 ओम, और लो वोल्टेज साइड जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.03 ओम। हाई वोल्टेज साइड जो रिएक्टेंस है वो 5 ओम है, और लो वोल्टेज साइड जो रिएक्टेंस है वो कितना है, 0.13 ओम। आगे है जो करंट दे रखा है, फुल लोड करंट कितना दे रखा है, ISC2, यानी शॉर्ट सर्किट पे जो फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 200 एम्पियर, 200 एम्पियर हमें करंट दे रखा है। हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos phi हमें ज्ञात करना है। और दूसरा क्या करना है, शॉर्ट सर्किट पर वोल्टेज कितना है, वो शॉर्ट सर्किट पे वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं पावर फैक्टर होता क्या है, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस का रेशियो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो cos phi बराबर क्या हो जाएगा, RE1/ZE1, RE1/ZE1। यहाँ पे RE1 है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो RE1 हम निकालते हैं तो क्या आता है, R1 प्लस के R2 T1/T2 का स्क्वायर। ये हमने ट्रांसफॉर्मर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो RE1 बराबर क्या आया था, R1 प्लस R2 T1/T2 का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 0.9, प्लस के R2 की वैल्यू कितनी है, 0.03 इंटू
जो T1/T2 टर्न्स रेशो का स्क्वायर, टर्न्स रेशो कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो Re1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो Re1 की वैल्यू आएगी 1.98 ओम। अब हम Ze1 निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें Xc1 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम Xc1 निकालते हैं। Xc1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 इंटू T1/T2 का स्क्वायर। तो Xc1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी 5 + x2 की वैल्यू 0.13 इंटू T1/T2 यानी टर्न्स रेशो का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो Xc1 की वैल्यू आ जाएगी 9.68 ओम। अब हम ये जानते हैं Ze1 बराबर क्या होता है, इम्पिडेंस बराबर क्या होता है। Ze1 जहाँ पे जो Ze1 है वो डिनोट कर रहा है इक्विवेलेंट इम्पिडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो Ze1 बराबर √ Re1 का स्क्वायर प्लस के Xc1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमको क्या करना है, Re1 और Xc1 की वैल्यू पुटअप करना है। Ze1 बराबर क्या आ जाएगा, √ Re1 की वैल्यू कितनी है 1.98 का स्क्वायर प्लस के Xc1 की वैल्यू कितनी है 9.68 का स्क्वायर। तो Ze1 यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.8804 विच इज Ze1 बराबर 9.88 ओम। अब हमको क्या निकालना है, पावर फैक्टर अब निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास Re1 भी आ गया और Ze1 भी आ गया। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो cos phi बराबर Re1/Ze1, तो 1.98/9.88। तो cos phi कितना आ जाएगा 0.20। cos phi यानी पावर फैक्टर, शॉर्ट सर्किट पे जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.2। अब हमको क्या निकालना है, BSC, और BSC बराबर होता क्या है ISC1 इंटू Ze1 यानी इम्पिडेंस के सापेक्ष ड्रॉप हो रहा है। तो BSC बराबर क्या होगा ISC1 इंटू Ze1, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं ISC, वी नो दैट ISC2 T2 बराबर ISC1 T1। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, ISC1 की वैल्यू चाहिए। तो ISC1 क्या आ जाएगा ISC2 इंटू T2/T1 वेयर ISC2 इज द डिनोट द फुल लोड करंट। तो ISC2 हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो ISC1 बराबर क्या आ जाएगा, ISC2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200। तो ISC2 की जगह कितना रख दिया 200, और जो हमारा टर्न्स रेशियो है वो कितना दे रखा है T1/T2 बराबर दे रखा है 6। लेकिन यहाँ पे क्या है T2/T1, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 1/6। T2/T1 पूछा है तो क्या हो जाएगा 1/6। तो ISC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.33 एम्पियर। अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट पर जो वोल्टेज है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो BSC बराबर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बराबर ISC1 इंटू Ze1। ISC1 की वैल्यू क्या है 33.33 इंटू 9.88। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर है शॉर्ट सर्किट पर जो वोल्टेज है वो कितना आएगा 329.30, 329.30 वोल्ट। ये हमारा क्या आया शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। अब हम पढ़ते हैं बैक टू बैक टेस्ट या संपनर टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट या संपनर टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट, इसको 3 नाम से हम बुलाते हैं। या तो इसको बैक टू बैक टेस्ट बोल सकते हैं, संपनर टेस्ट बोल सकते हैं, और रीजनरेटिव टेस्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं बैक टू बैक टेस्ट के बारे में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, हम ये ज्ञात करने के लिए अधिकतम टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज यानी अधिकतम टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कंडक्ट ए फुल लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। हम ट्रांसफार्मर पर क्या करते हैं, एक फुल लोड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। कंडक्ट कराना आवश्यक है। जब भी हमारा ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पर जो फुल लोड टेस्ट कंडक्ट कराना आवश्यक होता है। फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर्स के लिए फुल लोड टेस्ट इज कन्वीनियंटली पॉसिबल, यानी स्मॉल ट्रांसफार्मर पर हम फुल लोड टेस्ट को आसानी से संभव तरीके से हम कर सकते हैं। बट फॉर लार्जर ट्रांसफार्मर फुल लोड टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन लार्ज ट्रांसफार्मर्स के लिए फुल लोड टेस्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ए वेरिएबल लोड टू एब्जॉर्ब फुल लोड पावर ऑफ ए लार्ज ट्रांसफार्मर मे नॉट बी इजीली अवेलेबल। एक वेरिएबल लोड टू एब्जॉर्ब फुल लोड पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक वेरिएबल लोड लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए मे नॉट बी इजीली अवेलेबल, यह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी एक वेरिएबल लोड फुल लोड पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज ट्रांसफार्मर में आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता।
इट विल आल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव, और यह बहुत महंगा भी पड़ेगा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड इन द लोड ड्यूरिंग दिस टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान एक ज़्यादा अमाउंट की जो एनर्जी है वो लोड में वेस्टेज हो जाएगी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड इन द लोड में एक ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी वेस्टेड हो जाएगी ड्यूरिंग दिस टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान। ए लार्ज ट्रांसफॉर्मर कैन बी टेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज बाय द बैक टू बैक टेस्ट। जो लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी टेस्टेड, लार्ज ट्रांसफॉर्मर को हम टेस्टिंग कर सकते हैं फॉर डिटरमाइन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, अधिकतम टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है, बाय द बैक टू बैक टेस्ट, यानी बैक टू बैक टेस्ट के उपयोग के द्वारा हमारा जो लार्ज ट्रांसफॉर्मर है उसमें अधिकतम टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द रीजनरेटिव टेस्ट। इस टेस्ट को हम रीजनरेटिव टेस्ट और संपनर टेस्ट भी कहते हैं। दिस टेस्ट इज कॉल्ड रीजनरेटिव टेस्ट और संपनर टेस्ट। द बैक टू बैक टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्स टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर। बैक टू बैक टेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पर कराने के लिए दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिगर शोज द सर्किट डायग्राम फॉर द बैक टू बैक टेस्ट ऑन द आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स TR1 एंड TR2। फिगर ये दिखाता है, फिगर शोज द सर्किट डायग्राम फॉर द बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट के लिए सर्किट डायग्राम दिखाता है ऑन द आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर TR1 एंड TR2, जिसमें दो आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हमने TR1 और TR2 लिए हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। प्राइमरी वाइंडिंग है, जो दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एंड सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, और इसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसीज हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग है जो दोनों ट्रांसफॉर्मर की, उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड सप्लाई एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, और इसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी से सप्लाई देते हैं। ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर एंड ए वाट मीटर आर कनेक्टेड टू इनपुट साइड एज शोन इन फिगर। एक वोल्ट मीटर, एक वाट मीटर और एक एमीटर इनपुट साइड पर हम कनेक्ट करते हैं, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, पहला जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोनों ट्रांसफार्मर की, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहती हैं, और जो सप्लाई जो हमें इनसे देते हैं वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी से सप्लाई देते हैं। एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर और एक वाट मीटर को हम क्या करते हैं, इनपुट की साइड पर कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द सेकेंडरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद देयर पोलरिटीज इन फेज अपोजिशन। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनको क्या करते हैं, इन सीरीज विद देयर पोलरिटी इन फेज अपोजिशन। सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सीरीज में जोड़ते हैं विद देयर पोलरिटीज, उनकी पोलरिटीज के साथ, इन फेज अपोजिशन। फेज अपोजिशन में उनकी पोलरिटीज के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग को हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। सेकेंडरी वाइंडिंग को किस में जोड़ा है, सेकेंडरी वाइंडिंग को किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। लेकिन ये क्या होनी चाहिए, फेज अपोजिशन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फेज अपोजिशन में। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के फेज अपोजिशन में होनी चाहिए और इनकी पोलरिटी के साथ, विच कैन बी चेक्ड बाय द वोल्ट मीटर B2, जिसे हम वोल्ट मीटर B2 के द्वारा चेक कर सकते हैं। यानी कि इनकी पोलरिटी को हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंडरी की जो पोलरिटी है उसको हम सीरीज अपोजिशन में है, या जो इसको डिटरमाइन करने के लिए इसे वोल्ट मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। द रेंज ऑफ दिस वोल्ट मीटर शुड बी डबल द रेटेड वोल्टेज ऑफ आइदर ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। यानी इस जो वोल्ट मीटर की जो रेंज है शुड बी डबल होनी चाहिए द रेटेड वोल्टेज ऑफ आइदर ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज से जो वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू चेक द सेकेंडरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन। यदि हमको ये चेक करना है कि सेकेंडरी जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की है वो सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट हैं, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट हैं, यदि ये हमें चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट है, एनी टू टर्मिनल्स से B एंड C आर जॉइंट टुगेदर, यानी कोई भी दो टर्मिनल को हम जॉइंट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, एंड द वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन द रिमेनिंग टर्मिनल A एंड D। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो टर्मिनल्स को आपस में जॉइंट कर दिया, किसको, B और C को जॉइंट कर दिया। यहाँ पे देखो फिगर में हमने क्या किया है, B और C को क्या हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल हैं B और C, हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में जो रिमेनिंग टर्मिनल हैं उन पर हम वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं, उनके सापेक्ष हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं।
In order to check that secondaries are connected in series opposition, सीरीज अपोजिशन में सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एनी टू टर्मिनल, कोई भी दो टर्मिनल से बी एंड सी, यहाँ पे बी और सी डायग्राम में जो हमने बी और सी उनको जॉइंट किया है, आपस में जोड़ा है, एंड द वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन द रिमेनिंग टर्मिनल ए एंड डी। बचे हुए टर्मिनल पर हम क्या करते हैं, यानी ए और डी जो टर्मिनल बचा हुआ है उस पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। इफ द वोल्ट मीटर B2 रीड्स 0, यदि वोल्ट मीटर B2 0 रीड करता है, 0 रीडिंग देता है, द टू सेकेंडरीज आर इन सीरीज अपोजिशन, तो दोनों जो सेकेंडरीज हैं वो सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट हैं। एंड टर्मिनल्स ए एंड डी आर यूज्ड फॉर द टेस्ट, तो टर्मिनल ए और डी उस टाइम पर हम टेस्ट के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 शो करती है तो हम ये जान लेते हैं कि दोनों सेकेंडरीज हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज अपोजिशन में हैं, और जो टर्मिनल्स ए और डी हैं वो टेस्ट के लिए उपयोग में लेते हैं। इफ द वोल्ट मीटर रीड्स ए वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द ट्वाइस द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ आइदर ट्रांसफॉर्मर, यदि वोल्ट मीटर एक ऐसी वैल्यू पढ़ता है जो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज की दुगनी के बराबर है, देन द सेकेंडरीज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो सेकेंडरीज हैं वो समान डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। यदि वोल्ट मीटर एक ऐसी वैल्यू पढ़ता है कि जो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज की दुगनी के बराबर है, वो लगभग रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज के दुगने के बराबर है, तो उस टाइम पर जो सेकेंडरीज हैं वो समान डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। देन टर्मिनल्स ए एंड डी सी आर जॉइंट, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, टर्मिनल ए और सी को जॉइंट कर देते हैं। एंड द टर्मिनल्स बी एंड डी यूज्ड फॉर द टेस्ट, और टर्मिनल बी और डी को टेस्ट के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि वोल्ट मीटर कोई वैल्यू पढ़ता है जो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज के ट्वाइस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो उस टाइम पे सेकेंडरी वोल्टेज है वो सेकेंडरीज हैं वो समान डायरेक्शन में एक्ट करती है, समान डायरेक्शन में जुड़ी रहती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, टर्मिनल ए और सी को ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और बी और डी टर्मिनल को हम टेस्टिंग के लिए उपयोग में लेते हैं। इफ द प्राइमरी सर्किट इज नाउ क्लोज्ड, इस टाइम यदि प्राइमरी सर्किट क्लोज हो जाता है, अब इस टाइम पे यदि प्राइमरी सर्किट क्लोज हो जाता है, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द टू सेकेंडरीज इन सीरीज विल बी 0, तो जो टोटल वोल्टेज है अक्रॉस द टू सेकेंडरीज, दोनों सेकेंडरीज पर यदि दोनों सेकेंडरीज के सापेक्ष जो वोल्टेज है वो क्या है, 0 है, इन सीरीज विल बी 0, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द टू सेकेंडरीज इन सीरीज विल बी 0, जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग जो सीरीज में है उन दोनों के सापेक्ष यदि वोल्टेज 0 है, देयर विल बी नो करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उस टाइम पे सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। द ट्रांसफॉर्मर विल बिहेव एज इफ देयर सेकेंडरी आर ओपन सर्किटेड, ट्रांसफॉर्मर बिहेव करेगा यदि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट है। एज द रीडिंग ऑफ वाट मीटर गिव्स द आयरन लॉसेज ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे जो रीडिंग है वाट मीटर की W1 की, वो क्या करेगी, दोनों ट्रांसफॉर्मर के कौन से लॉसेज को दर्शाएगी, आयरन लॉसेज को शो करेगी। हेंस द रीडिंग ऑफ वाट मीटर गिव्स द आयरन लॉसेज ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर, दोनों ट्रांसफॉर्मर के क्या आयरन लॉसेज को शो करेगी। A small voltage is injected in the secondary by use of regulating transformer, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज हम स्मॉल वोल्टेज सप्लाई करते हैं रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा सेकेंडरी में इंजेक्ट कराते हैं TR में। जो हमारा रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, ये फिगर में जो TR रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है, इसको स्मॉल वोल्टेज इंजेक्ट कराते हैं। ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, स्मॉल वोल्टेज इंजेक्ट कराते हैं सेकेंडरी में। Injected, a small voltage is injected in the secondary circuit by a regulating transformer, एक regulating transformer के उपयोग के द्वारा सेकेंडरी सर्किट में स्मॉल वोल्टेज इंजेक्ट कराते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर है उसको नाम दिया TR इज द रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर एक्साइटेड बाय द मेन सप्लाई, जो ये TR है रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर वो मेन सप्लाई से एक्साइट होता है। The magnitude of the injected voltage is adjusted till the emitter A2 reach the full load secondary current, यानी कि जो ये वोल्टेज हम इंजेक्ट करा रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को जब तक एडजस्ट करते रहते हैं तब तक हमारा जो एमिटर है वो फुल लोड सेकेंडरी करंट को रीड नहीं कर लेता। यानी कि जो वोल्टेज जो इंजेक्ट करा रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को एडजस्ट रखते हैं तब तक कि जब तक कि एमिटर हमारा फुल लोड सेकेंडरी करंट जो फुल लोड सेकेंडरी करंट को रीड नहीं कर लेता।
द सेकेंडरी करंट प्रोड्यूसेज फुल लोड करंट टू फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी करंट है वो फुल लोड करंट फ्लो होता है थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी करंट प्रोड्यूसेज फुल लोड करंट टू फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी करंट है वो फुल लोड करंट प्रोड्यूस करता है जो प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो होता है। दिस करंट विल फॉलो ए सर्कुलेटरी पाथ थ्रू द मेन बसबार एज शोन डॉटेड इन फिगर। ये करंट क्या करता है, सर्कुलेटरी पाथ को फॉलो करता है थ्रू द मेन बसबार, मेन बसबार से एज शोन इन फिगर वाई डॉटेड लाइन। यानी ये जो डॉटेड लाइन के द्वारा जो दर्शाया गया है फिगर में, ये क्या है, सर्कुलेटरी पाथ बन रहा है। ये क्या बनना है, सर्कुलेटरी पाथ बनना है। दिस इज द सर्कुलेटरी पाथ, दिस इज द सर्कुलेटरी पाथ। जो ये सर्कुलेटरी पाथ प्रदान करता है फुल लोड शोन डॉटेड इन फिगर। यानी ये जो दिस करंट विल फॉलो ए सर्कुलेटरी पाथ थ्रू द मेन बसबार एज शोन डॉटेड इन फिगर। यानी कि जो हमने जो वोल्टेज इंजेक्ट करा है रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर में, उसको इस तरीके, उसके मैग्नीट्यूड को इस तरीके से एडजस्ट रखते हैं तब तक कि जब तक कि एडजस्ट करते रहते हैं जब तक कि हमारा एमीटर है वो फुल लोड सेकेंडरी करंट नहीं पढ़ ले, फुल लोड सेकेंडरी करंट को नहीं पढ़ ले। द सेकेंडरी करंट प्रोड्यूसेज फुल लोड करंट टू फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी करंट है वो क्या करता है, फुल लोड करंट प्रोड्यूस करता है जो प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो होता है। ये करंट है वो सर्कुलेटरी पाथ को फॉलो करता है और जो मेन बसबार से होकर फ्लो होता है, जो फिगर में डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। द रीडिंग ऑफ वाट मीटर W विल नॉट बी अफेक्टेड बाई दिस करंट। अब यहाँ पर जो वाट मीटर की रीडिंग है वो इस करंट के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। थस वाट मीटर W2 गिव्स द फुल लोड कॉपर लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे जो W2 वाट मीटर रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के यहाँ पे जो कनेक्ट है वो क्या करता है, फुल लोड कॉपर लॉसेज को शो करता है। यहाँ पे जो W2 वाट मीटर है वो क्या करता है, फुल लोड कॉपर लॉसेज को शो करता है। वाट मीटर W2 क्या करता है, फुल लोड को, थस द वाट मीटर W2 गिव्स द फुल लोड कॉपर लॉसेज ऑफ द टू ट्रांसफार्मर। दोनों ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर लॉसेज को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, W2 वाट मीटर। द अमीटर A1 गिव्स टोटल नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो अमीटर A1 है वो क्या करता है, टोटल जो नो लोड करंट फ्लो हो रहा है उसकी रीडिंग को शो करता है। द अमीटर A1 गिव्स टोटल नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। थस इन दिस मेथड वी हैव लोडेड द टू ट्रांसफार्मर टू फुल लोड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो ट्रांसफार्मर्स को फुल लोड पर लोड करते हैं। बट द पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई इज दैट नेसेसरी टू सप्लाई द लॉसेज ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर। पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई, जो सप्लाई से हम जो पावर ले रहे हैं, इज दैट नेसेसरी, वो आवश्यक है, टू सप्लाई द लॉसेज ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर। दोनों ट्रांसफार्मर में लॉसेज सप्लाई करने के लिए जो हम सप्लाई से पावर ले रहे हैं वो प्रदान करने के लिए आवश्यक है लॉसेज जो दोनों ट्रांसफार्मर में सप्लाई करने के लिए। The temperature rise of the transformer can be determined by opening these two transformers back to back for a longer time। जो temperature rise हो रहा है, the temperature rise of the transformers can be determined by using these two transformers back to back for a longer time। जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ट्रांसफॉर्मर्स का कैन बी डिटरमाइन, उससे ज्ञात कर सकते हैं बाई ओपनिंग दीज टू ट्रांसफॉर्मर बैक टू बैक फॉर ए लॉन्गर टाइम। एक लॉन्गर टाइम तक इन दोनों ट्रांसफॉर्मर को बैक टू बैक ओपन करने के द्वारा जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो टाइम दे रखा है से 48 आवर्स, यानी टाइमिंग जो रखा है वो 48 आवर्स रखा है। एंड मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल एट पीरियोडिक इंटरवल ऑफ द टाइम। एक निश्चित इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको मीजर करते रहते हैं से एवरी 1 आवर, यानी प्रत्येक 1 आवर के बाद में, प्रत्येक 1 आवर के इंटरवल के बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑयल है, ट्रांसफार्मर का ऑयल है, उसका टेम्परेचर मीजर करते रहते हैं। अब आता है हमारा ओल्ड डे और एनर्जी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ओल्ड डे और एनर्जी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। द प्राइमरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द लाइन फॉर 24 आवर्स ए डे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है इज कनेक्टेड टू द लाइन,
उस पर लाइन पर कनेक्ट करते हैं फॉर 24 आवर्स ए डे, एक दिन के 24 आवर्स के लिए जो प्राइमरी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की उसको हम लाइन पर कनेक्ट करते हैं। थस द कोर लॉसेज अकर फॉर द होल 24 आवर्स, इसलिए जो कोर लॉसेज जो उत्पन्न होते हैं वो पूरे 24 आवर्स के लिए या 24 आवर्स के लिए अकर होते हैं। वेयर एज कॉपर लॉसेज अकर ओनली व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑन लोड, लेकिन जो कॉपर लॉसेज हैं वो कब उत्पन्न, केवल जब उत्पन्न होते हैं जब ट्रांसफार्मर हमारा ऑन लोड स्थिति में है, यानी जब ट्रांसफार्मर लोड पे है, लोड लगा रखा है ट्रांसफार्मर पे या ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन पे है, तो उस टाइम पे उसमें केवल कॉपर लॉस उत्पन्न होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट वेल बिलो द रेटेड पावर आउटपुट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट होता है वेल बिलो द रेटेड पावर आउटपुट, यानी रेटेड पावर आउटपुट से कम पर यह अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ऑपरेट होता है। इट इज़ द देयरफॉर नेसेसरी टू डिजाइन ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी एट द एवरेज आउटपुट पावर। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए यह आवश्यक है टू डिजाइन ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए एट द एवरेज आउटपुट पावर पर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर पाना इसलिए आवश्यक है। The performance of distribution transformer is approximately represented by all day or energy efficiency। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंट की जाती है वही ऑल डे और एनर्जी इफिशियंसी, ऑल डे इफिशियंसी की टर्म में या एनर्जी इफिशियंसी की टर्म में। द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड बाय ऑल डे और एनर्जी इफिशियंसी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट की जाती है, लगभग रिप्रेजेंट की जाती है वही ऑल डे और एनर्जी इफिशियंसी, वही या तो ऑल डे इफिशियंसी के रूप में या एनर्जी इफिशियंसी के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी आउटपुट फॉर ए सर्टेन पीरियड टू द टोटल एनर्जी इनपुट फॉर द सेम पीरियड, यानी एनर्जी इफिशियंसी जो ट्रांसफार्मर की है उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक निश्चित पीरियड के लिए जो टोटल एनर्जी आउटपुट का रेशियो है टू द टोटल एनर्जी इनपुट फॉर द सेम पीरियड, समान पीरियड के लिए जो टोटल एनर्जी इनपुट का जो रेशियो है उसके रूप में हम एनर्जी इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की एनर्जी इफिशियंसी को डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी आउटपुट फॉर ए सर्टेन पीरियड टू द टोटल एनर्जी इनपुट फॉर द सेम पीरियड। The energy efficiency can be calculated for any specified period। कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम एनर्जी इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। Then the energy efficiency is calculated for a day of 24 आवर्स। जब हम एनर्जी इफिशियंसी एक दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द ऑल डे एफिशिएंसी, तो इसे हम ऑल डे एफिशिएंसी कहते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट टेकन ओवर ए 24 आवर्स पीरियड। ऑल डे एफिशिएंसी को इस रूप में हम डिफाइन करते हैं, इज द रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट टेकन ओवर ए 24 आवर्स पीरियड। ऑल डे एफिशिएंसी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो एनर्जी आउटपुट, टोटल जो एनर्जी आउटपुट है टू द एनर्जी इनपुट टेकन ओवर ए 24 आवर्स पीरियड, यानी 24 आवर्स पीरियड में एनर्जी इनपुट अपने कितना लिया है और हमारा एनर्जी आउटपुट कितना आ रहा है। एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है? ऑल डे एफिशिएंसी। हैंस ऑल डे एफिशिएंसी इज गिवन बाय, इसलिए ऑल डे एफिशिएंसी निम्न प्रकार दी जाती है नीटा एडी, वेयर नीटा एडी डिनोट्स द ऑल डे एफिशिएंसी बराबर एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स अपॉन एनर्जी इनपुट फॉर 24 आवर्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नीटा एडी यानी कि ऑल डे एफिशिएंसी बराबर एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स अपॉन एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स प्लस के एनर्जी लॉसेज ओवर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स में कितने एनर्जी लॉसेज हो रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
इफ द लोड साइकिल ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन, यदि ट्रांसफार्मर की लोड साइकिल हमें पता है, द ओल्ड एफिशिएंसी कैन बी इजीली डिटरमाइन, तो जो ओल्ड एफिशिएंसी है उसको आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की हमें लोड साइकिल पता है तो ओल्ड एफिशिएंसी को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओल्ड एफिशिएंसी यदि हमें परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज नीटा एडी निकालना है, तो नीटा परसेंटेज नीटा एडी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स अपॉन एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर्स प्लस के एनर्जी लॉसेज ओवर 24 आवर्स इनटू 100। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।